हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइट स्टडी। ओके, आज हम बात करेंगे मैक्स वेबर के सत्ता शक्ति के सिद्धांत के बारे में, आदर्श प्रारूप मॉडल के बारे में। उनका ये एक आदर्श प्रारूप है ये भी। ओके, तो देख लेते हैं शक्ति क्या है। शक्ति जो है, शक्ति का शाब्दिक अर्थ उस क्षमता से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित या प्रभावित करता है। मैं देखिए और भी सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि ये एक ऐसी किसी व्यक्ति की एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी क्षमता जो किसी दूसरे व्यक्ति के कैरेक्टर को इफ़ेक्ट करे या फिर नियंत्रित कर ले। इफ़ेक्ट या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में से कोई सा भी हो, या फिर उसको कंट्रोल कर ले, यही शक्ति कहलाती है। ओके, और देख लेते हैं शक्ति जो है, मैक्स वेबर कहते हैं कि शक्ति जो है मुख्य रूप से दो तरह की होती है, एक वैध शक्ति, एक अवैध शक्ति। वैध शक्ति देख लेते हैं, वैध शक्ति क्या होती है। वैध शक्ति वह शक्ति जिसमें नैतिकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द एवं जन कल्याण हो और साथ ही लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ नियम कानून भी हों। उदाहरण के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में होते हैं ना भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द और जन कल्याण के लिए उन योजनाएं, सुविधाएं हैं और नियम कानून होते हैं लोगों की सुविधाओं के लिए। ओके, और दूसरी जो है अवैध शक्ति, इसमें जो है वह शक्ति है जिसमें ताकतवर व्यक्ति कमज़ोर व्यक्तियों को बलपूर्वक डरा धमकाकर अपनी इच्छाएं उन पर थोप देता है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कमज़ोर व्यक्तियों की राहत के लिए कोई भी नियम कानून नहीं, चारों तरफ अराजकता है। और उदाहरण के लिए आप राजतंत्र ले सकते हैं। ओके, राजतांत्रिक व्यवस्था। ओके, और अब देख लेते हैं कि ये जो इसमें जो वैध शक्ति है, वैध शक्ति का ये रूप ही सत्ता कहलाता है। जो वैध शक्ति का ये रूप है ना, जिसमें शक्तिशाली व्यक्ति, जिसमें नैतिकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द, जन कल्याण, सुविधाएं और लोगों की सुविधाओं के लिए लिखित में या फिर अलिखित नियम कानून भी होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था उदाहरण के लिए शक्ति का ये रूप ही सत्ता कहलाता है। ओके, और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब जो है सत्ता व्यवस्था के प्रमुख तत्व देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें जो है सत्ता व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो प्रमुख तत्व हैं, जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरी हैं, वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। कि कोई शासक या शासकों का समूह होना चाहिए, या तो कोई शासक हो, एक शासक हो और शासकों का कोई समूह हो सत्य व्यवस्था स्थापित करने के लिए। ओके, और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, कोई शासित व्यक्ति या समूह जिन पर शासन किया जाता है। मतलब यहाँ जनता की बात हो रही है और उधर जो है शासक यानी लीडर की, नेता की बात हो रही है या फिर राजा की बात हो रही है, ऊपर वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 में। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं, शासित लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की शासक की इच्छा जो आदेश के माध्यम से व्यक्त हो। मतलब शासक में जो है एक जज्बा होना चाहिए कि अपनी लोगों को, अपने जनता को जो है सुविधाएं प्रोवाइड करे और सुख शांति और समृद्धि से अपने साम्राज्य को, अपने जो भी उसको क्षेत्र है उसको बनाए रखें, शांति बनाए रखें क्षेत्र में। ठीक है, एक ऐसी छवि होनी चाहिए। और चौथा देख लेते हैं। हाँ, चौथा देख लेते हैं, 3 हो गए। शासित वे लोग हैं जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है, किसी राजा या फिर नेता द्वारा। शासित का मतलब वो होता है शासित द्वारा प्रदर्शित आज्ञा का पालन के रूप में शासकों के प्रभाव का प्रमाण हो। शासक की जो है एक आदर्श छवि होनी चाहिए, जो उसकी जो आज्ञा, मतलब जो भी वो आदेश दे, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्ती उस पर जनता को ज़बरदस्ती करवाया जाए जनता से। ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि इधर जो है, जो राजा है वो आदेश दे, जो लीडर है वो आदेश दे और जनता जो है इधर खुशी खुशी उसको मान ले। एक ऐसी छवि होनी चाहिए, ज़बरदस्ती कुछ नहीं होनी चाहिए मतलब। ठीक है,
और देख लेते हैं सत्ता जो है मुख्य रूप पर मैक्स वेबर कहते हैं सत्ता जो है मुख्य रूप पर वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सत्ता के प्रकार देख लेते हैं अब यहाँ पे। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है तर्क विधिक सत्ता, और दूसरी होती है परंपरागत सत्ता, और तीसरी होती है करिश्माई सत्ता। ठीक है, तर्क विधिक सत्ता देख लेते हैं। तर्क विधिक सत्ता वह सत्ता जो तार्किक आधार पर निर्मित होती है, जिसमें लिखित नियम कानून होते हैं तथा शासनकर्ता के क्षेत्र अधिकार तार्किक व नैतिक आधार पर लिखे हुए होते हैं। उदाहरण के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था सत्ता, ये जो है तार्किक सत्ता कहलाती है, लोकतांत्रिक सत्ता, जिसमें सभी के जो शासनकर्ता हैं उनके भी क्षेत्राधिकार, और जो लोग हैं आम जनता है उनके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ड्यूटीज़ लिखी हुई होती हैं। कहाँ लिखी हुई हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संविधान में। ओके, और दूसरी देख लेते हैं। ये तो हो गई हमारी तर्क विधिक सत्ता, और दूसरी है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता वह सत्ता का वह रूप है, मतलब वह सत्ता जो पवित्र और अपवित्र में विश्वास रखते हैं और परंपराओं में विश्वास रखते हैं। और इसका उदाहरण है राजतंत्र। राजतंत्र में होता है ना कि परंपरागत सत्ता जो है ये परिवारवाद पर आधारित होती है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और एक ही कुल और एक ही वंश का जो है राजा बन सकता है, और कोई राजा नहीं बन सकता, इसके कुल से बाहर का कोई राजा नहीं बन सकता। ये जो है इन परंपराओं में और ये पवित्र और अपवित्र में विश्वास रखते हैं, एक ऐसी सत्ता। ये हो गई परंपरागत सत्ता। ओके, अब देख रहे हैं करिश्माई सत्ता। ये सत्ता उन लोगों की सत्ता होती है जिन लोगों की समाज में आदर्श छवि होती है, जो जनता के हितों के लिए आवाज़ उठाते हैं, परंतु ये मुख्य रूप से सत्ता में नहीं होते। ओके, और अभी आगे देख लेते हैं। जिनके एक कहने पर ही जनता कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। यह भावनात्मक क्रिया द्वारा निर्मित सत्ता होती है। और जो है इसका उदाहरण हम महात्मा गांधी जो है इसका एक उदाहरण है, परफेक्ट उदाहरण है। और इसका जैसे अब मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ जो वास्तविक घटना है। जैसे महात्मा गांधी थे, उनकी समाज में आदर्श छवि थी, और महात्मा गांधी के कहने पर जो है लोग आंदोलन करने लगते थे। जैसे कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी के कहने पर ही हुआ था, परंतु ये उस टाइम पे अंग्रेज़ों की सरकार थी, परंतु ये सत्ता में भी नहीं थे, और फिर भी जो है इनको जो है मानने वाले लोग इनके एक कहने पर ही आंदोलन करने के लिए निकल पड़ते थे, और इनके कहने पर ही ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है समाप्त हो गया था। मतलब इनके कहने पर ही इनके हाथ में सत्ता होती थी। यही होती है करिश्माई सत्ता। ओके, और इसी तरह से एक उदाहरण जो है जयप्रकाश नारायण, इन्होंने भी जो है इनकी भी आदर्श छवि थी समाज में, और जो 1975 में बिहार से ये स्टूडेंट्स के लिए आंदोलन किया था इन्होंने, भ्रष्टाचार जो हो रहा था उसके लिए आंदोलन किया था इन्होंने, क्योंकि इनको जनता का साथ मिलता है, जनता के हितों के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये होती है करिश्माई सत्ता। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है। और अब देख लेते हैं सत्ता के आदर्श प्रारूप की आलोचना, मतलब इसकी आलोचनाएं देख लेते हैं हम। देखिए, वेबर ने सत्ता के निर्माण में केवल शासक और शासित को ही केंद्र में रखा है। मतलब इन्होंने मार्क्स वेबर ने जो है सत्ता के निर्माण में, मतलब इस आदर्श प्रारूप में केवल सत्ता, वो शासक और शासित को ही केंद्र में रखा है। उसने अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण तत्वों को अनदेखा किया है। मतलब ये आलोचक ये कहना चाहते हैं कि वेबर ने जो है पूरा का अपना पूरा जो ध्यान जो है शासक और शासित पे ही केंद्रित कर लिया है, और ये जो है अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को भूल चुके हैं। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की गई है। और दूसरी देख लेते हैं। वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में मुख्य रूप से केवल तार्किक सत्ता का रूप ही मिलता है। वेबर ये कहते हैं पूंजीवादी समाज में जो है केवल मुख्य रूप से केवल तार्किक सत्ता का ही रूप मिलेगा, और परंतु
आलोचकों का कहना है कि आधुनिक समाज में सत्ता के अन्य रूप भी देखने को मिलते हैं। मतलब तार्किक सत्ता थोड़ी मिलती है देखने के लिए, परंपरागत सत्ता भी मिलती है कहीं कहीं देखने के लिए, आज भी यहाँ पे राजतंत्र है। और ये करिश्माई सत्ता भी देखने को मिलती है। इसके उदाहरण अभी मैंने दिए हैं, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, ऐसे लोग जिनकी वो समाज में आदर्श छवि होती है, ऐसे भी देखने को मिलती है। तो इस आधार पर आलोचना हो रही है इसकी। और एक देख लेते हैं, ये हैबरमॉस ने कहते हैं, ये जो है आलोचक हैं ये भी, कि ये कहते हैं कि इनका कहना है कि वेबर ने अपनी सत्ता के आदर्श प्रारूप में वैधता एवं वैधानिकता की अंतरता को स्पष्ट नहीं किया है। मतलब इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है कि क्या चीज़ वैध है और क्या चीज़ वैधानिकता है। तो ठीक है, इस आधार पर आलोचना कर रहे हैं ये लोग। तो इसका निष्कर्ष देख लें तो थोड़ा निष्कर्ष और जो लिखना होगा एग्जाम में, कि उपरोक्त आलोचना के बावजूद भी वेबर के सत्ता के आदर्श प्रारूप की विश्लेषण को भी नहीं नकारा जा सकता। मतलब ऊपर जो आलोचना हुई है, इनके बावजूद भी वेबर की जो सत्ता का प्रारूप मॉडल है, इसकी विश्लेषण, मतलब जो भी वेबर ने विश्लेषण किया है, इसकी प्रासंगिकता, मतलब इसको नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि आज भी इस समाज में इस चीज़ की मौजूदगी है और ये हम मौजूद है आधुनिक समाज में। और ये जी देखिए यहाँ पे आगे यही लिखा है कि आधुनिक समाज में इसकी प्रासंगिकता आज भी है। ओके, आशा करता हूँ आपको सही समझ आया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।